नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ ही साथ भारतीय बाजारों को लेकर आज सबसे पहली रणनीति भी आपको बताएंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियन बाजारों पर, वहां से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एक बार ये भी आपको बता देते हैं। शुरुआती जो हमने रुझान देखा था वो कमजोरी का था, लेकिन अब वहां से रिकवरी आई है एसजीएक्स निफ्टी में और इस वक्त 70 अंकों से ऊपर इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजारों से ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ढेर सारी खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए ये एक आई थिंक शुक्रवार को जिस तरह से हमने एक ट्रेड का माहौल देखा ग्लोबली सारे बाजारों से, उसे एक नी जर्क रिएक्शन कहना ठीक रहेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार सारे बाजारों पर देखने को मिली। हमारे बाजार 3% तक टूटे, तो अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छा शार्प फॉल 2 से 2.5% तक की गिरावट। डाउ जोन्स में 900 अंकों की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट यूएस में इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है सिंगल जो गिरावट दर्ज की गई। तो यूएस मार्केट से बेहद खराब संकेत थे शुक्रवार को। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमने देखा कि यूएस फ्यूचर्स ओवरनाइट यानी संडे रात को रिकवर हुए हैं। दूसरा, अगर आप बाजारों की बात करें, यूरोप में बहुत बड़ा हमें फॉल देखने को मिला। निकाई अभी फिलहाल कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से आज बाजार रिएक्ट करता है। तो कंप्लीटली अगर शुक्रवार का अगर हम सिनेरियो देखें पूजा, तो कंप्लीटली रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट का माहौल देखने को मिला। नीचक रिएक्शन देखा। सभी बाजारों में एक एक बड़ी चिंता थी, एक बड़ी कॉशियसनेस थी और हमने अक्रॉस द बोर्ड्स, अक्रॉस द इंडाइसेस हमने 2-2, 2.5-2, 3-3% तक का फॉल देखना। यूरोप के मार्केट्स में आपको देखेंगे 3 से 3.5% की गिरावट शुक्रवार को दर्ज हुई। लेकिन ये एक बड़ा सिनेरियो, शायद इसे थोड़ा सा वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये अर्ली साइंस में जरूर एक बड़ा कंसर्न और कॉशियसनेस दिखाई दे रही थी बाजारों के लिए। लेकिन अगर आप ओवरनाइट दूसरे एसेट क्लास को देखें पूजा, तो वहां रिकवरी देखने को मिली। यूएस फ्यूचर्स रिकवर हुआ। आप ब्रेंट क्रूड को देखें, ब्रेंट क्रूड को शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड का दाम $70 से भी नीचे था, लेकिन अब 5% ज़्यादा की रिकवरी के साथ $75 प्रति बैरल के पार है ब्रेंट क्रूड। तो ये एक साइन है जिसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। अगर मैं आपको दूसरे इंडाइसेस की बात करूं ताकि हम आज ट्रेड सेटअप को समझ पाएं, तो यूएस डॉलर इंडेक्स में हल्का सा कूल ऑफ जरूर है, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको याद होगा वी वर हेडेड टुवर्ड्स $97, लेकिन अभी थोड़ा सा वहां से कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी हम 96 के पार ही हैं। बिटकॉइन दूसरा एसेट क्लास, वहां पर भी आपको रिस्क ऑन एनवायरनमेंट पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा एक अच्छा फॉल देखने को मिला था बाजारों में, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, लगभग $57,000 के पार है। गोल्ड एंड कॉइन क्योंकि वो सेफ हेवन माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल एक बैलेंस एनवायरनमेंट दिख रहा है। और ये इंडिकेशन यहाँ से भी लेना चाहिए कि कॉमेक्स पर अगर आप सोने का भाव देखें ना, तो वहाँ सपाट कारोबार है, फ्लैट कारोबार है। तो पूजा आज वेट एंड वॉच करना होगा कि आज बाजार किस तरह से रिकवर करते हैं, क्या आज रिकवरी हम देखते हैं या नहीं। शुक्रवार को तो क्लियरली इट वाज अ नी जर्क रिएक्शन फ्रॉम अक्रॉस द मार्केट्स। पूजा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो शुक्रवार की कमजोरी के बाद अब हम देख रहे हैं बाकी सारे एसेट क्लासेस में भी, बाजार में भी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और राय ले लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर, और इस पर तब मेरे साथ डीबीएस बैंक की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इकोनॉमिस्ट राधिका राव जुड़ चुकी हैं। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपसे जब समझना चाहेंगे कि जब ये खबर आ रही थी नए वेरिएंट की, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस थी ग्लोबल बाजारों में भी और भारतीय बाजारों में भी इसका असर देखने को मिला। तो किस तरह से देख रही हैं अभी जो आंकड़े आए हैं, पहले उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है क्या, या फिर नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है मार्केट में? आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अगर आप देखिए पिछले हफ्ते ये ओमाइक्रॉन के पहले सबका रवैया यही था कि ग्लोबल ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फेड रेट हाइक कर सकते हैं। और इनफैक्ट मार्केट ने प्राइस इन किया था, पहले 2023 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब फिर 2022 में ही रेट हाइक्स ब्रॉट फॉरवर्ड हुए थे। तो लास्ट वीक का माहौल देखे तो काफी लास्ट फ्यू वीक्स काफी ऑप्टिमिस्टिक था। स्टॉक मार्केट्स में भी चर्न हो रहा था,
पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट्स, तो काफी ओवरऑल ऑप्टिमिज्म था। ऑफकोर्स सबको पता था कि कोविड एक वाइल्ड कार्ड है, कहाँ से क्या न्यूज आएगा पता नहीं, फिर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन ये जो ओमाइक्रॉन का आया है वो एक रियलिटी चेक दिया है कि पैंडेमिक अभी तक पूरी तरह गया नहीं है और वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमें सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स ही पता है ओमाइक्रॉन के बारे में, यही है कि एक शायद फास्ट स्प्रेड होता है और दूसरा ये कि जो म्यूटेशंस आए हैं वो जो एंटीबॉडीज हम में है वो इवेड कर सके, तो उससे फेटलिटी रेट ज्यादा होगा क्या, वो सब भी अभी तक पता नहीं चला है। तो इसलिए आई थिंक काफी कंफ्यूजन, नीजक रिएक्शन, जैसे आपके पहले स्पीकर ने भी कहा, तो वो फ्राइडे का रवैया था, इट वाज बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, उसमें एक चेक का आया। अगर आप ये हफ्ते देखें तो हमें लगता है थोड़ा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि जिन कंट्रीज को वो बैरियर्स डालने थे, माइग्रेशन फ्लाइट्स बैन करने थे, वो सब उन्होंने ओवर द वीकेंड काफी टाइटन हुआ है। और इसी टाइम पे यूरोप में ओमाइक्रॉन के पहले ही केसेस ज्यादा जाने लगे थे। जर्मनी में रिकॉर्ड हाई है, और अगर आप देखें ऑस्ट्रिया में ऑलरेडी विंटर सीजन की वजह से उनमें और काफी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, उनकी वजह से वो केसेस बढ़ रहे थे, और तो वो एक बैकग्राउंड में था। तो इस हफ्ते में लगता है तो वो जो नीचक हमने देखा ऑन फ्राइडे शायद ना हो, फिर भी आई थिंक जो ओवर ऑप्टिमिज्म था वो शायद चेक होगा, कि सब ठीक है, फेड बहुत टाइटन कर सकते हैं, अग्रेसिवली टाइटन कर सकते हैं, शायद वो वाला जो रवैया था प्लस डॉलर का वन साइडेड रन, जो रेट का वन साइडेड रन, वो सब हमें लगता है थोड़ा स्टेबलाइज होगा। बट हमें नहीं लगता अंटिल ऑफ कोर्स प्रूवन, जब WHO का फॉर्मल डेटा आए तब तक ये एक वन साइडेड करेक्शन मोड में ही रहेगा, वो हमें नहीं लगता। बट सर्टनली जो पहले का चर्न हो रहा था रीजनल मार्केट्स में, एशिया में भी आप देख लें तो जो लो पी के लो वैल्यूएशन के मार्केट्स है उसमें थोड़ा उस हाई से लो में जा रहे थे, हाई पी हाई वैल्यूएशन वाले में से लो वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में एक चर्न चल रहा था, वो शायद बना रहेगा। बट सर्टनली जो फ्राइडे हुआ था, हमें नहीं लगता कि वो काइंड ऑफ वन साइडेड करेक्शन इस हफ्ते भी स्पिल ओवर होगा। चलिए, ये एक राहत की बात है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं, सिल्वर लाइनिंग इसको कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गिरावट अब और नहीं दिखेगी। लेकिन राधिका, इस बीच जो FIIs की बिकवाली हो रही है, और शुक्रवार को भी हमने देखा भारी बिकवाली, करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली भारतीय बाजारों से FIIs करके गए हैं कैश में, और ग्लोबली भी इस तरह का सिनेरियो देखा जा सकता है। तो ये जो विदेशी निवेशक जा रहे हैं मार्केट से, ये इनकी तरफ से बिकवाली कब तक थमेगी? Certainly, ये पेंडेमिक को अगर हम एक साइड पे रखें तो दूसरा जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, मैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इक्विटी मार्केट्स कवर नहीं करती, बट सो जस्ट एज जैसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो उसमें यही लगता है कि काफी जो पॉजिटिविटी था वो फैक्टर इन हो चुका था। कंपनीज के अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, ऑफ कोर्स भी इनपुट प्राइसेस ज्यादा हुए हैं, तो वो कई इंडस्ट्रीज, कई सेक्टर्स अपना प्राइस सेलिंग प्राइसेस में पास ऑन कर रहे हैं। फिर भी जो ऑप्टिमिज्म है वो जो कॉर्पोरेट मार्केट्स में और परफॉर्मेंस में वो काफी प्राइस टेन था, सो वैल्यूएशंस काफी हाई थे। आई थिंक इसलिए थोड़ा अगेन जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन कहा, थोड़ा चर्न देख रहे हैं हम। अगर आप देखें, लेकिन ईयर टू डेट इस ईयर मतलब कैलेंडर ईयर में आप देखें तो अभी भी 3-4 मार्केट्स में ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा गया है। एक तो चाइना में गया है, इंडिया में गया है, इंडोनेशिया में गया है, अगर आप सिर्फ एशिया का देखें तो। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू डेट या मंथ टू डेट ऐसा नंबर्स देखें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बाकी आसियान मार्केट्स में भी थोड़ा पैसा गया है। अब इंडोनेशिया देख लीजिए, अब मलेशिया देख लीजिए, फिलीपींस देख लीजिए, तो आई थिंक वही टोन है। और इसकी वजह से अगेन वन साइडेड मूव ना हो, सर्टेन सेक्टर्स में फॉरेनर्स का शायद स्टिल इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो वो जो वेरी स्ट्रॉन्ग रैली था जिसके रहते फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया था, उनको ऐसा शायद कंपैरिजन बाकी आसियान मार्केट्स ऐसा लग रहा है काफी एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से शायद उन्होंने एक्सपोजर ट्रिम किया होगा। देन अगेन ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी टाइप है, मैं डायरेक्शन तो लेना नहीं चाहती और बता भी नहीं सकती, लेकिन हमें लगता है कि यही एक
बैकड्रॉप था जिसके वजह से हमने वो स्विच देखा। और इंडिया के आप देखें तो इक्विटी मार्केट्स में अगर आप फिस्कल ईयर टू डेट फिस्कल 22 में देखें तो इक्विटी मार्केट्स में इनफ्लोज काफी कम है, लेकिन डेट मार्केट्स में इनफ्लोज बड़े हैं। वहाँ पे वो बॉन्ड इंक्लूजन का एक्सपेक्टेशन था, तो उसकी वजह से भी हमने आई थिंक अबाउट 2 बिलियन इनफ्लोज देखे हैं। तो इंटरनल रोटेशन भी है और आप देखें तो रीजनल रोटेशन भी दूसरा थीम हमें दिख रहा है। बिल्कुल। ओके राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ये अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए जीना स्वदेश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी राधिका राव, इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स पर और एफआईएस की बिकवाली को लेकर भी अपनी राय जाहिर की। लेकिन आज के मार्केट्स कैसे लग सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों के आंकड़े कैसे थे। एफआईएस कैश मार्केट में भारी बिकवाली करके गए हैं। शुक्रवार को 5,700 से ज़्यादा 5,700 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हमने देखा कैश मार्केट में देखी गई। घरेलू निवेशक हालांकि खरीदारी कर रहे हैं, 2,290 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखी गई डीआईएस की तरफ से। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईएस का बिकवाली का ही आंकड़ा है। नेट 3,000 से ज़्यादा की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में देखी गई और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 1,256 करोड़ की बिकवाली देखी गई इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से। तो ये जो लगातार बिकवाली का ट्रेंड है वो हावी है। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए ये भी देख लेते हैं। मेरे साथ इस पर बाजार पर रणनीति देने के लिए अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अब शुक्रवार की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि अब हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है एशियन बाजारों में भी, डाउ फ्यूचर्स में भी। तो इन संकेतों को आज के लिए कैसे करना चाहिए? क्या वो गिरावट आज भी देखने को मिलेगी या कुछ संभलेंगे बाजार? निफ्टी और बैंक निफ्टी में रणनीति क्या लेके चले आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, फ्राइडे का दिन कहीं ना कहीं रिएक्शन वाला था, बिकॉज ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशंस आए कि न्यू वेरिएंट को लेकर तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन था। रिएक्शन काफी शार्प था, बायस ऑलरेडी नेगेटिव साइड पे था, तो लास्ट डे होने की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा बढ़ा। बट ओवर द वीकेंड काफी हद तक क्लैरिटी आई है मार्केट में चीजों को लेकर कि किस तरीके से न्यू वेरिएंट का असर है एंड द अदर फैक्टर्स, तो वो थोड़ा सा तो नर्व्स को इजी करेगा ऑब्वियसली। तो जिस तरीके के डिक्लाइन हमने फ्राइडे को देखे थे, ऑब्वियसली वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग द सेम, बट यस बायस अभी भी नेगेटिव साइड पे लग रहा है मुझे, बिकॉज जो क्रूशल सपोर्ट्स थे इंडेक्स में वो ब्रेक हो चुके हैं। 17,150 का जो लेवल था काफी क्रिटिकल था, 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो हमने बात की थी करीब करीब शायद 18 नवंबर के अराउंड पे, वहां पे जब ब्रेकडाउन आया था तो उसके हिसाब से 16,700 तक के टारगेट्स बनते हैं पूजा। तो ऑलमोस्ट हम उसके अब नजदीक पहुंचने वाले हैं। अभी तक बात करें रिकॉर्ड हाई से तो करीब करीब इंडेक्स में 9% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है पिछले करीब 2 सालों का कि जहाँ पे मतलब 5 से 8% के बीच की करेक्शन, तो इस बार थोड़ी सी करेक्शन गहराती हुई नजर आ रही है। देखिए इसमें सारे ही सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है, तो वो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है, बिकॉज जो प्राइवेट बैंकिंग में जैसे है वहां पे रिलीफ नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी भी बायस और नेगेटिव साइड का रहेगा, बट हाँ जिस तरीके से फ्राइडे के डिक्लाइन हुए थे वैसे देखने को ना मिले। इंट्राडे की बात करें तो 16,800 से लेकर 16,700 मेरे हिसाब से ये क्रिटिकल सपोर्ट एरिया होंगे, और जिसमें केस अगर एक रीबाउंड आता है बाजार में तो 17,150 जो कि पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के रिएक्ट करेगा, फिर 17,300। बैंकिंग जैसे मैंने बताया कि वीकनेस यहाँ पे अभी भी जारी है, तो ये एक कंसर्न है। 35,600 से लेकर 35,300 का 35,300 देखिए 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंकिंग इंडेक्स में। तो बैंकिंग में तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास पहुंच गए हैं ड्यू टू द अंडर परफॉर्मेंस। तो ये काफी क्रिटिकल रहेगा आज के सेशन के लिए 35,300 को होल्ड करना। बाउंस के केस में 36,500 से लेकर 37,000 ये काफी क्रिटिकल होंगे। तो ओवरऑल मान के चलिए कि बायस तो नेगेटिव साइड पे ही है, बट हाँ जिस तरीके से पेस ऑफ डिक्लाइन वो शायद थोड़ा सा ग्रेजुअल होगा। ओके अजीत, इसके अलावा क्विकली ये भी बता दीजिए कि आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिर क्या अपना के चले? देखिए जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन को देखें तो एक्सपेक्टेड है कि उसी तरीके का ट्रेंड शायद कंटिन्यू करे, जहां पे कि डिफेंसिव थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड है कि फार्मा काउंटर स्पेसिफिकली वो काफी अच्छा कर रहे थे। तो सिप्ला मुझे लगता है एक अच्छा बेट है। काफी टाइम से एक रेंज में, ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से एक रेंज में है, जहां पे कि अपर बैंड करीब 1,010 और नीचे पे करीब 940-930 का जोन। तो
तो ऑलमोस्ट उसको टेस्ट करके अभी रिबाउंड कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिला था विद वॉल्यूम्स, ये एक बार को आपको 1020 तक के लेवल्स दिखा दे। तो 930 के स्टॉप के साथ आप सिप्ला को लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे आईटी स्टॉक्स में भी अलोंग साइड विद द अदर सेक्टर्स प्रेशर देखने को मिल रहा है। विप्रो में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में शायद 600 के लेवल्स आपको विप्रो में देखने को मिल जाए। तो 632 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप विप्रो को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं, और टिम्पी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। टिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। प्राइवेट बैंकों पे ध्यान रखें पूजा, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग राइट्स 15 से 26% कर दिए गए हैं। साथ ही जो नेटवर्थ की सीमा है उसको भी 1000 करोड़ से बढ़ा दिया गया है। तो जो ऐसे बैंक जैसे इंडसइंड, डीसीबी, इन सब बैंक्स को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। एविएशन स्टॉक्स पे भी आप नोटिस रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 15 दिसंबर से वो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू तो करेगा, लेकिन एक समीक्षा बैठक होनी ज़रूरी है। अगर वो हो जाती है, डेट चेंज नहीं होती, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर डेट चेंज होती है तो शायद थोड़ा नेगेटिव होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर अभी तक की वैसे डेट है। मदरसन सोमी ने सर्बिया में एक नई फैक्ट्री को शुरू कर दिया है। ये 3.8 करोड़ यूरो से बनी हुई इनकी ऑटोमेशन वाली एक सब्सिडरी है, जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। एनटीपीसी ने एक करार किया है सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, 325 मेगावाट का ये करार है, और ये रेलवेज के साथ मिल के करार किया। तो एनटीपीसी के लिए पॉजिटिव खबर है। फाइजर ये कह रहा है कि हम 100 दिन में तो नई दवाई ले आएंगे, नए वेरिएंट की, तो ये पॉजिटिव खबर है देश के लिए भी, फाइजर के लिए भी। एक और स्टील कंपनी पे भी आप फोकस रख सकते हैं। मंत्री जी के साथ बैठक आज इनकी होने वाली है। जो नॉन ऑपरेशनल माइंस, जिन माइंस में काम नहीं हो रहा, उस माइंस को लेकर चर्चा होगी। तो सारी सेल एनएमडीसी और एमओआईएल, इन सब पे फायदा मिलेगा। दीप इंडस्ट्रीज ये कह रहा है कि उन्होंने ओएनजीसी के उनको एक ऑर्डर मिला है 68 करोड़ का। पंजाब एल्कलीज पे 2 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वहाँ पे शेयर विभाजन होगा। फिनिक्स ये कह रहा है कि हमारा आउटलुक क्रिसिल ने बदल दिया, नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया, जो कि पॉजिटिव खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये कहा है कि वोडाफोन जियो के बाद, एयरटेल के बाद हमने भी दाम बढ़ा दिए, 1 दिसंबर से इनके भी दाम बढ़ जाएंगे 20% के हिसाब से। और साथ ही ये यूके में एक बीटी नाम की कंपनी, टेलीकॉम कंपनी है बीटी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर भी कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं और इसको मर्ज भी कर सकते हैं। ये कुछ एक खबरें हैं जो कि अहम खबरें हैं, जो हमने आपके सामने रखी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया टिप्पी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग की लिहाज से और कहाँ मौके दिख रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। और सेंट्रम ब्रोकिंग की राय आई है, पहले तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 1920 के लेवल्स के लिए, और कैडिला हेल्थ में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 490 के लक्ष्य के लिए। तो आज लगभग सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले तो क्रेडिट स्विस ने टोरेंट फार्मा पर रेटिंग को अपग्रेड किया। उसने अंडर परफॉर्मेंस से आउट परफॉर्म रेटिंग दिया। लक्ष्य को रखा है 3,565 रुपये। ओटीसी वेलनेस और ट्रेड जेनेरिक्स में एंट्री की वजह से इंडिया में बहुत ग्रोथ आ सकती है। फिर मैक्वायरी ने पेटीएम पे अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा है 1200 रुपये का। सिटी ने एयरलाइंस में इंडिगो को बेचने की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा है 1710 रुपये का। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का चालू होना इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और इंडस्ट्री का लैंडस्केप, कंपेटिटिव लैंडस्केप, उसमें बहुत बदलाव आया है। टाटा ग्रुप इंडिगो एयरलाइंस की बहुत बड़ी कंपटीशन बन सकती है। आखिरी में देखते हैं जेफरीज ने टेलीकॉम पे, रिलायंस जियो के FY 22-24 के एस्टिमेट को 5 to 23% से बढ़ाया है, और भारती एयरटेल पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उसमें लक्ष्य रखा है 925 रुपीज़ का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति सारी डिटेल्स देने के लिए। तो तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। पेटीएम पर भी नजर रखिए, नतीजे आए थे कमजोर हैं, अंडर परफॉर्म की राय आ रही है इस वक्त यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 15 दिसंबर से दोबारा शुरू करने का फैसला अब टल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ाने की 15 दिसंबर की तारीख
इसको आगे बढ़ा सकती है और इसी को लेकर के एक अहम समीक्षा बैठक इस हफ्ते होगी, जिसमें माना यह जा रहा है कि सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने का जो पहले का फैसला है 15 दिसंबर का, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है इसके पीछे वजह है कोविड वायरस का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, जिसके चलते दुनिया भर में खलबली मची हुई है और कई मुल्कों ने दुनिया के उन्होंने अपने कंट्रीज में फ्लाइट्स को बैन लगाया हुआ है। मसलन नेपाल, स्पेन, रशिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका या ऐसी कंट्रीज जो एट रिस्क कैटेगरी में है वहां से आने वाली फ्लाइट पे रोक लगा रखी है। एहतियातन भारत भी इसी दिशा में कदम ले सकता है, जिसमें फौरी तौर पे माना यह जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला जो 15 दिसंबर है, इसको फिलहाल आगे बढ़ाया जा सकता है। समीक्षा बैठक होगी जिसमें सिविल एविएशन मंत्रालय के अलावा पीएमओ और साथ ही नीति आयोग के तमाम लोग मौजूद होंगे और इस पर यह फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल 12 मुल्क ऐसे हैं जिसमें जिम्बाब्वे, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग जैसे मुल्क शामिल हैं जो एट रिस्क कैटेगरी में है। यहां से आने वाले सभी पैसेंजर्स का एयरपोर्ट पे डिटेल्ड स्क्रीनिंग, टेस्टिंग वगैरह की जा रही है और इसी दिशा में आगे जाकर के सरकार कोई भी चूक ना करने के लिए ये फैसला ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया समी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही। एसजीएक्स निफ्टी एक बार आपको और दिखा देते हैं। इस वक्त देखिए शानदार रिकवरी आई है, 121 अंक ऊपर इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी